हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से इजीली किया जा सकता है मैं आपको उस तरीके के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 27, किसी नंबर को 27 से डिवाइड करने पर वी गेट 13 एज रिमाइंडर। जो रिमाइंडर मिला वो मिला 13। ठीक है ना। जब हमने किसी नंबर को 27 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो 13 आया। ठीक है ना। तो देखो, जैसे डिवाइड किया हमने 27 से तो रिमाइंडर आया 13। आगे वो बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 9, अगर हम उस नंबर को 27 की बजाय 9 से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो हमसे रिमाइंडर पूछा है। ठीक है ना। तो देखो कि एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन होता है बहुत बार पूछ लिया जाता है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक बार हमने उसे 27 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 13 मिला, और दोबारा हमने उसे 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें बताना है कि कितना रहा होगा। तो देखो, बस केवल आपको इस केस में केवल ये देखना है कि जो डिवाइज़र है, यानी कि जब हमने पहले उसे 27 से डिवाइड किया था और बाद में कर रहे हैं हम उसे डिवाइड 9 से, तो जिस नंबर से बाद में डिवाइड किया जा रहा है अगर उस नंबर से हम पहले वाले डिवाइज़र को एग्जैक्टली कट कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहला डिवाइज़र था 27 और दूसरा डिवाइज़र था 9, तो आपको केवल ये देखना है कि क्या डिवाइज़र 2 से डिवाइज़र 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है। यदि है तो हम क्या करेंगे। तो देखो, जैसे इस केस में एग्जैक्टली डिविजिबल है, 27 से आप 9 को 27 को 9 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है, 9 3 जा 27। तो अगर ऐसा होता है कि पहले वाला डिवाइज़र दूसरे डिवाइज़र से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उस केस में आपको क्या करना है कि दूसरे डिवाइज़र से सिर्फ पहले रिमाइंडर को डिवाइड कर दो। आप 13 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर हम उस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। आई बात समझ में। तो देखो, एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं कि इस केस में हम क्या देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो डिवाइज़र्स हैं हमारे पास, जैसे पहला डिवाइज़र था 27 और दूसरा डिवाइज़र था 9, तो अगर पहले वाला डिवाइज़र दूसरे वाले डिवाइज़र से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उस केस में हम दूसरे डिवाइज़र से पहले वाले रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर पहला डिवाइज़र दूसरे डिवाइज़र से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो उस केस में इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 26 वी गेट 99 एज रिमाइंडर। देखो, डिवाइज़र 1 26, रिमाइंडर आया हमारा 9। ठीक है, कि जब हमने किसी नंबर को 26 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 9। अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ वी डिवाइड द सेम नंबर बाय 13। अगर हम उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना। तो दो ही। तो अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है कि आप देखो कि डिवाइज़र 1 जो है क्या डिवाइज़र 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखो है, 13 2 जा 26 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप 13 से रिमाइंडर 1 को डिवाइड कर दोगे। तो क्योंकि देखो यहाँ पे तो केवल हमारा आंसर क्या है, रिमाइंडर 1 हमारा कितना है 9 है, तो जो कि 9 13 से छोटा है, तो 13 से तो 9 डिवाइड होगा ही नहीं। तो हमारा जो रिमाइंडर इस केस में जो हो जाएगा वो 9 ही हो जाएगा, क्योंकि जब आप 13 से 9 को डिवाइड करोगे तो एक भी बार नहीं कर पाओगे इसे डिवाइड। तो ये अपने आप में ये ही रिमाइंडर है। अगर जैसे ये बाई चांस 9 की जगह कुछ और नंबर होता, मान लिया कि 27 होता, तो हम 13 से 27 को डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता, 1 आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अब हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यूनिट डिजिट कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो देखो, 13 इंटू 117 इंटू 229 इंटू 434 इंटू 217 इंटू 8 इंटू 45। इन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा तो उस आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी हमें वो बतानी है। तो ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि जैसे कि अगर हम देखो एक एग्जांपल देखो कि जैसे अगर हमने मान लिया कि 12 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट आती है वो तो सिर्फ लास्ट डेट के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड हो जाती है। जैसे 2 7 जा 14, तो हमारे इसका जो भी आंसर आएगा उस नंबर की जो लास्ट डेट होगी
वो 4 होगी। चाहे आप पूरा देख लो, 72 या 34 का 4, 3, 17 बन जा 17 और 3 20, 200, 4 हमारा आंसर आएगा। तो लास्ट डेट हुई ना 4, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ लास्ट डेट को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो हमें केवल लास्ट डेट मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब देखो कि इस क्वेश्चन में भी एक वो है कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। तो बजाय इसके कि आप एकदम लास्ट डेट मल्टीप्लाई करने लग जाओ कि 3 7 जा 21, फिर 21 में लास्ट डेट क्या आई 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे आपको मान लिया कि ये होता है हमारा नंबर कि 12 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 18, जैसे ये है, हमें बताना है कि लास्ट डेट क्या आएगी इसमें। तो इसमें लास्ट डेट क्या आएगी, 2 3 जा 6, तो 6 यानी कि 6 ही हुआ। अब इस 6 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, 42 पे लास्ट डेट क्या है 2। अब उस 2 से 18 8, उस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डेट होगी 6, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हमारे पास बड़े नंबर, कई सारे नंबर दिए होते हैं और हमें लास्ट डेट बतानी होती है, तो हम सिर्फ लास्ट डेट को ही आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई, अब जैसे इसमें तो कई सारे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जाम में आपको 8 9 10 कुछ भी 10 नंबर दिए जा सकते हैं अलग अलग, बच्चे का टाइम वेस्ट कराने के लिए। तो इस केस में आप मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लो कि देखो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डेट 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, एक तो इस नंबर की लास्ट डेट 5 है, 45 है दे रखा। तो जब भी 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट डेट 0 हो जाती है ना। तो देखो जैसे अगर हम ऐसे चेक करने लग जाए कि 3 7 या 21, 21 यानी कि 1, 1 9 या 9, 9 4 जा 36, 36 यानी कि 6, 6 7 जा 42, 42 यानी कि 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 यानी कि 6, और 6 5 जा 30 यानी कि 0। तो देखो इतना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आप 0 पे पहुंचे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखते हो तो आपको दिख रहा है ना कि इसमें इस नंबर की लास्ट डेट इवन है, 8 से मल्टीप्लाई होगा जो भी नंबर है, और यहाँ पे एक नंबर की लास्ट डेट जो है ऑड है, वो भी 5 है। तो जब भी 8 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब भी कोई भी इवन नंबर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्टेंट जो आ जाता है वो 0 आ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ये जरा नंबर को थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से कि फाइंड द यूनिट डेट इन 16 इंटू 17 इंटू 49 इंटू 37 इंटू 14। अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर में लास्ट में 5 नहीं है, तो अगर 5 होता तो हम देखते कि कोई नंबर इवन है, जैसे यहाँ पे 4 था तो आंसर 0 हो जाता। लेकिन इस केस में 5 तो आया ही नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 6 7 जा 42, 42 यानी कि 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 18 यानी कि 8, 8 7 जा 56, 56 यानी कि 6, एंड 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 यानी कि 4। तो इस केस में जो हमारी लास्ट डेट आ जाएगी वो आ जाएगी 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द यूनिट डेट इन 117 इंटू 117 इंटू 117 66 टाइम्स, यानी कि 117 से बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है और कुल मिलाकर 66 बार मल्टीप्लाई हुआ। यानी कि हम ये लिख सकते हैं इस चीज़ को 117 रेज टू द पावर 66। तो ये हमारा इस केस में, मतलब हमें इस सवाल का जवाब बताना है कि इस केस में जो यूनिट डेट होगी वो क्या होगी। तो अब देखो कि जैसे ये यूनिट डेट वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा यूनिट डेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है यूनिट डेट की किस तरीके से यूनिट डेट निकाली जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस वाले वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि हम यूनिट डेट निकालते हैं कि कैसे हम यूनिट डेट निकाल सकते हैं इस टाइप के नंबर्स की। तो फिलहाल तो अब मैं इसमें बता देता हूं, जैसे उस वीडियो को आप देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो भी नंबर 7 से एंड हो रहा होता है तो उस केस में हम पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 66 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा ना 2। देखो 4 66, 4 1 जा 4 26, 4 6 जा 24, तो जो रिमाइंडर हो गया वो 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 2 आने का मतलब है कि हमारे पास केवल 2 पावर बचेंगी, यानी कि बस आप केवल 117 रेज टू द पावर 2 कंसीडर करो। तो 117 रेज टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 117 इंटू 117,
यानी कि हमें ये दो नंबर मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डेट आएगी वो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर के बराबर होगी। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 यानी कि 9। तो इस केस में जो हमारी यूनिट डेट होगी वो क्या होगी, 9। ठीक है ना। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डेट इन 162 रेज टू द पावर 331। देखो 162 रेज टू द पावर 331, इसमें यूनिट डेट बतानी है। तो ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो देखो मैंने बताया ना कि आपको इसके लिए मेरा वाला वीडियो देख लेना। तो जो जैसे मैंने बताया कि जो नंबर 7 पे एंड होता है तो उस केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही जो नंबर 2 से एंड होता है उस केस में भी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 8 जा 32, 1 बचेगा 11, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर आया, यानी कि हम केवल 3 पावर कंसीडर करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 162 रेज टू द पावर 3, यानी कि 162 इंटू 162 इंटू 162। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इस केस में जो यूनिट डेट होगी वो क्या होगी, 8। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे नंबर टॉपिक सिस्टम से जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।